हेलो, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूं, जो कि मैं दे एक बार देखा कि बहुत ही अच्छा उन्होंने स्पीच दिया है, तो मैं सोचा कि क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बनाया जाए और उसी को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि और लोग लाभान्वित हो सकें। स्टीव जॉब्स, जिसको आप देखें जानते भी होंगे, स्टीव जॉब्स हैं, जो कि एप्पल के फाउंडर हैं, संस्थापक। और उन्होंने कोई भी डिग्री नहीं ली है अपनी लाइफ में, फिर भी सोचिए कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के फाउंडर रह चुके हैं ये। और संयोग से इनकी डेथ भी हो गई थी 2011 में। लेकिन इन्होंने एक स्पीच दिया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, यूएसए के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इन्होंने एक स्पीच दिया था, दीक्षांत समारोह जिसे कन्वोकेशन कहा जाता है। उस दीक्षांत समारोह में जो उन्होंने स्पीच दिया था, वह स्पीच बहुत ही वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलर है और उससे नाम से कई बुक्स भी बनी हुई हैं। तो उसी को मैं अपनी भाषा में, या उनकी जो टोटल जो इंग्लिश में उनका लेक्चर जानते ही होंगे, तो वो तो इंग्लिश में बोले होंगे, तो उनको मैं टोटली हिंदी में आपको सुना रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा है, इसलिए आप लोग एक बार डेफिनेटली इसको सुनिए। ओके, इसलिए निश्चित रूप से जब इसको सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा मोटिवेशन, और जीवन में असफलता से क्या सीख सकते हैं, और जब जीवन में इतने बड़े लोगों के साथ असफल हो सकते हैं तो हम लोग के साथ क्या होगा। इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल 3 क्वेश्चन पूछे हैं, या 3 जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताया है। जो कि फर्स्ट क्या है, पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में। डॉट्स मीन्स कि जैसे आप कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको कनेक्ट कैसे करें, पहला क्वेश्चन उन्होंने बताया है, जिसको हम लोग बात करेंगे। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है, उनका प्यार कैसा है और उन्होंने क्या लॉस किया। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक बार एप्पल के को फाउंडर होते हुए भी ये निकाले जा चुके थे। अब सोचिए, जिसके ये को फाउंडर हैं उसको इनको उनके जॉब से हटाया भी जा चुका था, तो सोचिए कि उनकी लाइफ कैसी चल रही होगी। या आप सोचिए कि किसी कंपनी के आप फाउंडर हैं, बनाने वाले हैं, और आपको बाहर कर दिया जाए, फायर कर दिया जाए जॉब से, कितना अच्छा लगेगा, सोचिए। और नेक्स्ट क्या है, मेरी तीसरी कहानी मृत्यु डेथ के विषय में है। ओके, तो इसको हम लोग पहले इनका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ इसलिए क्योंकि इंग्लिश में है, उनको हिंदी में कन्वर्ट किया गया है, तो हो सकता है कि अपने से मैं बोलूँ कुछ इधर उधर बोल दूँ, इसलिए मैं सोचा कि उनकी जो एकदम टू टू द पॉइंट है वो चीज़ें मैं बताऊँ जो भाषण उन्होंने। देखिए, स्टीव जॉब्स का नाम सुनते ही दिमाग में आईफोन का चित्र घूमने लगता है। ये थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसी जीनियस के दिमाग की उपज है आईफोन। दुनिया में अन्य कंपनियों के फ़ोन तो स्मार्टफोन कहलाते हैं, लेकिन इनके फ़ोन को आईफोन कहा जाता है। ओके, क्योंकि आप जानते हैं सभी के फ़ोन को आईफोन कहा जाता है, लेकिन स्मार्टफोन इनको आईफोन कहा जाता है। मगर मैं यह आपको एप्पल आईफोन या एप्पल के प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि मैं आपको एप्पल बनाने वाले स्टीव जॉब्स की स्टे हंग्री स्टे फुलिश स्पीच को सुनाऊंगा। यह स्पीच स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में 15 जून 2005 को मूलतः अंग्रेजी भाषा में दी गई थी। इस स्पीच को सुनकर आपके जीवन के बहुत से सवालों के जवाब स्वतः मिल जाएंगे। यह स्पीच आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का प्रसार करेगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयास करेगी। ओके, और देखिए यहाँ से उनका भाषण रियल में स्टार्ट होता है। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय में से एक दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने पर मैं स्वयं को बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ कि मैं किसी कॉलेज के पास नहीं हुआ, और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने पास पहुँचा हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 3 कहानियाँ। पहली कहानी डॉट्स करने के विषय में, जो मैंने ये बताया था डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में है। रीड कॉलेज में प्रवेश एडमिशन लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैं उसके 18 महीने बाद भी वहाँ किसी न किसी तरह से जाता रहा। तो प्रश्न यह है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। असल में इसकी शुरुआत मेरे जीवन में जन्म से पहले की हो चुकी थी। मेरे जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट छात्रा थी, और वह मुझे किसी और को गोद लेने के लिए देना चाहती थी। लेकिन उनकी यह इच्छा थी कि कोई कॉलेज का ग्रेजुएट ही मुझे अडॉप्ट करे। इस प्रकार सब कुछ सेट था
और मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था कि अचानक उन्होंने अपना विचार बदल दिया और निर्णय लिया कि असल में उन्हें एक लड़की चाहिए थी। ओके, इसलिए तब आधी रात को मेरे माता पिता, जो तब वेटिंग लिस्ट में थे, को कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उससे गोद लेना चाहोगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि मेरे माता कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हैं और पिता तो हाई स्कूल ही पास नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अंतिम एडॉप्शन पेपर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद मेरे होने वाले माता पिता के मुझे कॉलेज भेजने के वादे देने के कारण वह मान गए। इस प्रकार मेरी जिंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई और 17 वर्ष में मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसे ही महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग क्लास माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं दिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ और कोई आइडिया नहीं था कि कॉलेज किस तरह से मुझे इसमें मदद करेगा। और यहाँ मैं अपने माता पिता के जीवन पर भर की जमा पूंजी खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और यह विचार किया जो भी होगा अच्छा होगा। उस समय तो यह सब कुछ मेरे लिए बहुत डरावना था, लेकिन जब मैं बीते हुए समय में देखता हूँ तो मुझे लगता है यह मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मुझे जिन क्लासेज में इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने उन्हें करना छोड़ दिया और मैं केवल अपने इंटरेस्ट की ही क्लास करने लगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा भी नहीं था, इसलिए मुझे दोस्त के कमरों में ज़मीन पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाली पैसों से खाना खाता था। मैं प्रत्येक रविवार रात को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाता था, जिससे कि सप्ताह में कम से कम एक दिन पेट भर खाना खा सकूं। यह करना मुझे अच्छा लगता था। मैंने अपने जीवन में जो भी अपनी जिज्ञासा और इंस्टीट्यूशंस की वजह से किया, वह बाद में मेरे लिए अनमोल साबित हुआ। इसमें मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ। शायद उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। कैलीग्राफी जो कि बहुत अच्छा लोग लिखते हैं, उनको कैलीग्राफी कहा जाता है, जिससे डिग्री उग्री में जो लिखा जाता है उसे कैलीग्राफी कहा जाता है। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेवल बहुत ही खूबसूरती हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। क्योंकि मैंने कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लास करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कोरियोग्राफी की क्लास करूंगा और इससे अच्छी तरह से सीखूंगा। मैंने सिरिफ और सेंस सिरिफ टाइप्स फेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है यह भी सीखा। यह खूबसूरत था, ऐतिहासिक था, इतना आर्टिस्टिक था कि इसे विज्ञान द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था और मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था। उस समय ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं इन चीज़ों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूँगा, लेकिन जब 10 साल बाद हम पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया। मैक आता है, देखिए आईफोन का मैक आता है, डिजाइन कर दिया और यह खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में ही प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते। तो आप देखिए मैक में डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स हैं। ओके, तो देखिए उन्हीं से इनके विचार आया है। और क्योंकि विंडोज ने मैक की कॉपी की थी तो किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। अगर मैंने कभी ड्रॉप आउट ही नहीं किया होता तो मैं कभी कैलीग्राफी को ही वो क्लासेज नहीं कर पाता और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स होते हैं वो होते ही नहीं। आप जानते हैं कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप से फॉन्ट्स होते हैं, वो फॉन्ट्स इन्हीं की देन है। ओके, अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करने का संभव था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं बीते हुए समय को देखता हूं तो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। आप कभी भी भविष्य को देखकर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट ही हो जाएगा। ओके, आपको किसी न किसी विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर, अपने कर्म में या किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा। क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा
उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे और यह बात आपको अन्य लोगों से अलग बनाएगी। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है। ओके, मैं भाग्यशाली था, जिस चीज़ से प्यार करता था वो मुझे जल्दी ही मिल गई। ओज और मैंने अपने पिता के गैराज से एप्पल शुरू किया। तब मैं 20 वर्ष का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4,000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही हमारी बेहतरीन रचना मैकिन्टॉश रिलीज की और मैं 30 का हो गया था और मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। अब आप सोचिए, इनको कंपनी से निकाल दिया गया था। अब यही की स्टडी समझिए, आप अपनी बनाई हुई कंपनी से कैसे निकाले जा सकते हैं? वो आप भी सोच रहे होंगे कि अपनी बनाई हुई कंपनी से क्यों निकाले जा सकते हैं। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी, हमने एक ऐसे बुद्धिमान आदमी को हायर किया जिससे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगा। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया और मुझे फायर कर दिया। इस प्रकार 30 वर्ष की आयु में मुझे निकाल दिया गया और पब्लिकली भी निकाल दिया गया। जो मेरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वह अब खत्म हो चुका था और दूसरी तरफ से ही बर्बाद करने वाला था। मुझे वास्तव में अगले कुछ महीनों तक समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि ये सब कुछ इतनी आसानी से स्वीकार करने मैंने अपने पहले की पीढ़ी के उद्योगपतियों को नीचा दिखाया है और मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नॉयस से मिला और सब कुछ ऐसा हो जाने पर उनसे माफ़ी मांगा। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने की भी सोची, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं अभी भी उत्साहित पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई है। मुझे अस्वीकार कर दिया गया है, फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं तब यह देख नहीं पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता था। सफल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन से बदल चुका था। मैं एक बार फिर से खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। इस आज़ादी की वजह से मैं अपने जीवन की सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा चुका था। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक दूसरी कंपनी पिक्चर शुरू की और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्चर ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस समय यह विश्व का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में फिर से चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई तकनीकी प्रयोग करती है। अब लॉरेन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं पूरे विश्व के साथ कह सकता हूं कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इस तरह से ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आप वास्तव में क्या करना पसंद करते हैं यह आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को जानना ज़रूरत है उतना ही उस काम को खोजना भी ज़रूरत है जिसे आप सच में एंजॉय करते हैं। आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का एक तरीका है कि आप वो करें जिसे आप वास्तव में एक बड़ा काम समझते हों। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आपको करना पसंद हो। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर एक चीज़ में होता है, वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। और जैसे कि किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के विषय में है। जब मैं 17 वर्ष का था तो मैंने एक सुविचार पढ़ा था जो कुछ इस तरह से था, यदि आप प्रत्येक दिन ऐसे जिएं जैसे कि यह आपकी ज़िंदगी का अंतिम दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इससे मेरा दिमाग पर एक छाप इम्प्रेशन छोड़ दी और तब से पिछले 33 सालों में मैंने प्रत्येक सुबह उठकर शीशे में देखा है और स्वयं से एक सवाल किया है, अगर आज का दिन मेरी ज़िंदगी का अंतिम दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ।
और जब भी लगातार कई दिनों तक उत्तर नहीं होता तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा, मुझे अपने जीवन के बड़े निर्णय लेने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है। क्योंकि जब एक मृत्यु के बारे में सोचता हूँ, तब सारी अपेक्षाएँ, एक्सपेक्टेशन, सारा गर्व, प्राइड, असफल होने का सारा डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही शेष रह जाता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है, किसी भी चीज़ को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप पहले से ही नंगे हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल का न सुने। करीब 1 साल पहले ही पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरा अग्नाशय में पैनक्रियाज में ट्यूमर है और मुझे तो जानकारी भी नहीं थी कि पैनक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार संभव नहीं है और जब मेरा जीवन केवल 3 से 4 महीने का है, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी चीज़ें व्यवस्थित करूं, जिसका डॉक्टर की भाषा में मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका अर्थ है कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो सारी बातें अगले 10 साल में कर रहे थे, वो अगले कुछ ही महीनों में कर लीजिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए कि आपको बाद में आपके परिवार को कम से कम परेशानी हो। इसकी यह अर्थ हुआ कि आप सभी को गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ-साथ पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहाँ पर मेरे गले के रास्ते पेट के होते हुए मेरी आंत इंटेस्टाइन में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी तो वहाँ उपस्थित थी। उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो वो रो पड़ा, क्योंकि सेल्स देखकर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार की पैनक्रियाटिक कैंसर है, जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं ठीक हो गया। मृत्यु के इतने पास मैं इससे पहले कभी नहीं पहुंचा और उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दशकों तक पहुंचाऊंगा भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और विश्व के साथ कह सकता हूं कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना, प्योरली इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई भी मरना नहीं चाहता है, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी जाने से मरना नहीं चाहते हैं। फिर भी मृत्यु वह स्थान है जिसे हम सभी शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु ही एकमात्र इस जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त कर नए रास्ता खोलती है और इस समय नए आप हैं, पर ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना नाटकीय ड्रामेटिक होने के लिए मैं काफ़ी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यह सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपने जीवन को दूसरे के हिसाब से मत चलाइए और औरों के विचार के शोर, अपने अंदर की आवाज़ को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखें। वे पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो, अन्य सब गौण सेकेंडरी हैं। जब मैं छोटा था, एक अद्भुत पब्लिकेशन द होल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था, जो कि मेरे पीढ़ी को बाइबल्स में से एक था। इसे स्टुअर्ट ब्रांड नाम से एक व्यक्ति, जो यहाँ मेलोन पार्क से अधिक दूर नहीं रहते थे, ने अपना काव्यात्मक स्पर्श देकर बड़ा ही जीवंत बना दिया था। ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करती थी। पूरी सूची कैटलॉग टाइपराइटरों, कैंची और पोलरॉइड कैमरों की मदद से बनाया जाता था। वह सब कुछ ऐसा था मानो गूगल को एक किताब के रूप में बना दिया गया हो, वो भी गूगल के आने के 35 साल पहले। वह एक आदर्श था, अच्छे टूल्स और महान विचारों से भरा हुआ। स्टीवर्ट और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग को अनेक संस्करण निकाले और अंत में अंतिम संस्करण, फाइनल इशू निकाला। ये 70 के दशक के मध्य का था और मैं तब आपकी उम्र का था। अंतिम संस्करण के पिछले कवर प्रातःकाल के किसी गांव की सड़क का चित्र था। वो कुछ ऐसे सड़क थी जिसमें आप यदि रोमांचित हो तो किसी लिफ्ट मांगना चाहोगे। और उस चित्र के नीचे लिखा था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। यह उनका अंतिम संदेश, फेयरवेल मैसेज था, जब उन्होंने साइंड ऑफ किया। स्टे हंग्री स्टे फुलिश। और मैंने अपने लिए हमेशा यही मांगा है। और अब जब आप सभी यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूँ। स्टे हंग्री स्टे फुलिश।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये उनका फेयरवेल का ये उनका कॉन्वोकेशन का भाषण था, जो कि आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और मेरा विचार ये है कि इसको एक बार और सुन लीजिए, तो डेफिनेटली और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, कि किस प्रकार से इन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया, किस प्रकार से क्या किया। ओके, तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।